नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। जहां एक और उत्तराखंड की लोक संस्कृति और कला विलुप्त होने की कगार पर है, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह खुद उत्तराखंड की संस्कृति और कला को देश दुनिया में पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अपने अल्मोड़ा दौरे पर गए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एपड़ कलाकारों से रूबरू हुए। इस दौरान एपड़ कलाकारों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह के नाम से एपड़ निर्मित नेम प्लेट मुख्यमंत्री को भेंट की। एपड़ कला को बढ़ावा देने और कलाकारों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला मुख्यालयों में आला अधिकारियों के नेम प्लेट एपड़ कला से निर्मित लगाने की घोषणा की थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद भी एपड़ कला से निर्मित नेम प्लेट अपने सीएम आवास में लगाई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने एपड़ कला से बनी वस्तुएं भेंट और हस्तशिल्प उत्पाद केंद्रीय मंत्रियों को भेंट किए। इसको लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता प्रियंका जगूड़ी। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे कि एपड़ कला क्या है और इसको पहचान दिलाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एपड़ कला और ऐसे कई उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको प्रमोट कर रहे हैं। हाल में ही अल्मोड़ा दौरे पर गए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर एपड़ कला से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने जो एपड़ कला बनाने वाली बालिकाएं थी उनसे जानकारी ली और यहां पर उन्होंने घोषणा करी थी कि जो एपड़ कला से बनी नेम प्लेट वो सीएम आवास में लगाएंगे और साथ ही उन्होंने जो मंत्री और अधिकारी उत्तराखंड सरकार के उनको भी नेम प्लेट एपड़ कला की बनाने के घोषणा करी थी। वहीं अब हाल में देखा जा सकता है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास में एपड़ कला की बनी हुई नेम प्लेट लगाए हुए हैं। वहीं अब जब हाल में ही वो दिल्ली दौरे पर जा रखे हैं तो उन्होंने जो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, तो इस दौरान उन्होंने जो भेंट में है एपड़ कला की भेंट केंद्रीय मंत्रियों को दी। कई केंद्रीय मंत्रियों से वो यहाँ मुलाकात करी और साथ ही उन्होंने हस्तशिल्प से बने उत्पादों को की भी भेंट केंद्रीय मंत्रियों को करी। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एपड़ कला को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर बात की जाए पूर्व सीएम हरीश रावत की, तो वो भी कई ऐसे कार्य करते थे, उत्तराखंड की संस्कृति जो है उसको प्रमोट करते थे, सोशल मीडिया में हो या देश दुनिया में उसको प्रमोट करने का कार्य यहाँ पर वो करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। आगे बढ़ते हैं। उपनल कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार का आज दूसरा दिन रहा। उपनल कर्मचारी महासंघ के बैनर तले चल रहे इस प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में जुटे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी सरकार से यही मांग है कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए और नियमितीकरण किया जाए, लेकिन सरकार हाईकोर्ट के आदेश को भी अनदेखा कर रही है और अपनी मनमानी कर रही है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि यदि सरकार अब भी हमारी मांगें नहीं मानती है तो ये धरना अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। सचिव उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ संविदा प्रकोष्ठ से हूँ और चूंकि महासंघ द्वारा नैतिक समर्थन हेतु हमसे मांग की गई थी और ये चूंकि हमारे भविष्य का भी मामला है और इसके ऊपर माननीय हाईकोर्ट न्यायाधिकरण हल्द्वानी द्वारा भी फैसले दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता है, इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गई है। तो हम मंच के माध्यम से यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो आदेश है जो है तो उसे नियमितीकरण के आदेश को अक्षरांश पालन किया जाए, जिससे कि भविष्य कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो और ये धरना आंदोलन कार्यक्रम जो चल रहा है इसे यथावत संपन्न कराया जा सके। अन्यथा की स्थिति में इस प्रकार का रोष यदि बढ़ता है तो आने वाली स्थितियां और भी विकट होंगी। हाई कोर्ट द्वारा 2018 में हमें एक आदेश दिया गया था जिसमें हमें 1 साल के भीतर नियमितीकरण और 6 महीने के भीतर समान कार्य समान वेतन देने का आदेश आया था, जिसके खिलाफ में सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गई थी। सुप्रीम कोर्ट गई थी तो हम भी ये चाह रहे थे कि चलो कोर्ट के द्वारा पूरा हो, लेकिन अब हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है कि हमारे एक तो उपनल कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, उनके पद भी निकाले जा रहे हैं और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचार तो ये कैसे हो रहा है। ये सारे कर्मचारी हमारा सबसे एक चीज का मतलब सरकार से ये कहना था कि ये कर्मचारी 15 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कम से कम इनका अधिकार बनता है और हाई कोर्ट का जब आदेश हो चुका है तो उसको मानना क्यों नहीं जा रहा। उस नियमावली को हम मनवाने के लिए यहाँ बैठे हैं कि आप एक नियमावली बनाइए और चरणबद्ध तरीके से सारे कर्मचारियों को नियमितीकरण करें।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता प्रीति गौड़। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ये कार्य बहिष्कार किया जा रहा है और क्या कुछ मांगे हैं उपनल कर्मचारियों की? कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो इसको लेकर है कि समान कार्य और समान वेतन जो है उनकी मांग है, और कहीं ना कहीं इसके साथ ही जो नियमितीकरण है वो भी यहाँ पर उनकी मांग है। तो देखा जा सकता है कि जो प्रदेश व्यापी जो हड़ताल एक तरह से की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उपनल के वो प्रदेश से पूरी तरीके से आए हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी जो है वो जुटे हुए हैं और तमाम तरीके से जो अपने विरोध प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ लगातार जारी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं जो ये हड़ताल है वो अनिश्चित काल के लिए कर दी जाएगी। तो वहीं आपको ये भी बता दूं कि जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही ये आदेश दे दिए गए हैं कि समान कार्य और समान वेतन के हिसाब से ही ये कार्रवाई आगे की जाए। तो लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। लगातार जो उपनल कर्मचारी है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार उनको उत्पीड़न कर रही है और कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, जिससे कि हम लोगों में आक्रोश है। तो वहीं आपको बता दूं कि प्रदेश से जो यहाँ पे व्यापारी हैं वो जुटे हुए हैं और तमाम तरीके से जो अपना विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है वो उपनल कर्मचारी महासंघ के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न संगठन यहाँ पर जुटे हुए हैं। विभिन्न विभागों के जो उपनल कर्मचारी है वो यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। ऊर्जा निगम की तरफ से अगर बात करें तो ऊर्जा निगम के जो कर्मचारी है उनसे हमने बातचीत करी तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी हमारी तरफ से जो कार्य बहिष्कार है वो यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन अगर किसी तरह की जो उत्पीड़न अगर सरकार की तरफ से उपनल कर्मचारियों को किया जाता है तो हम भी कहीं ना कहीं कार्य बहिष्कार कर देंगे। पूरी तरीके से सरकार को चिताने के लिए यहाँ पर जुटेंगे। रोजगार क्या होता है, इसका दुख क्या होता है, ये जानना हो तो हरिद्वार देहरादून हाईवे पर मोतीचूर फाटक पर वीरान खड़े रेहड़ी ठेले वालों के उदास चेहरे देखकर समझा जा सकता है कि रोजगार छीनने का दुख क्या होता है। यहां पसरी वीरानी अब कभी खत्म न होगी। यहां लगा रहने वाला जाम का झाम अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। तो वहीं फ्लाईओवर से यातायात शुरू हो जाने से फाटक पर रेहड़ी ठेली लगाकर राहगीरों को खाने पीने का सामान बेचने वाले दर्जन भर परिवारों का रोजगार भी छिन गया है। दरअसल रेल का फाटक बंद होने या जाम के बीच फंसे राहगीरों को मूंगफली, बेर, फल, पानी की बोतल आदि बेचकर अपना गुजारा करते रहते हैं। बेचने वाले नया फ्लाईओवर बनने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। दर्जन भर परिवारों के सामने अब रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। अब उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा, सबको ये चिंता सता रही है। फाटक पर ठेली लगाने वाला तेजवीर दिव्यांग है। वो पिछले 15 साल से इसी काम से अपने 5 बच्चों का पालन पोषण भी करता आ रहा है। तो वहीं इस पर सवाल यह है कि महेश, इस फ्लाईओवर के बनने से जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार पर कितना असर पड़ रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरिद्वार और देहरादून के बीच जो राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था वो लगभग अब पूरा हो चुका है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चारों तरफा जो है वो विकास कार्य तेज़ी पर चल रहे हैं और विकास हो रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसी पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण जो है यहाँ पर अपना व्यवसाय चलाते थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उनका व्यवसाय यहाँ पर जो है वो चौपट हो चुका है। ऐसे करीबन दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिनके सामने आज रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। जी बिल्कुल महेश, क्या सरकार ने इन लोगों के लिए जो रोजी रोटी के लिए कोई प्रयास किए हैं या ये लोग अभी दर दर भटकने को मजबूर हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। जी, मैं अगर बात करूं सरकार की तो जितने भी यहाँ पर प्रभावित लोग हुए हैं, ये जिनका रोजी रोटी से अब कहीं ना कहीं रोजी रोटी उनकी छिन गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो तो ध्यान दे ही नहीं रही है इन लोगों के ऊपर। लेकिन अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत भी जो है इनकी और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और करीबन दर्जनों परिवार ऐसे हैं जो अभी आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत उनके बारे में कुछ सुने या सरकार उनकी सुध ले। तमाम तरह की बीमारियाँ हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपाहिज हैं और आज अपने घर बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उम्मीदें हैं कि सरकार उनकी सुध ले और उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़े वो। जी महेश, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोकल स्तर से कनेक्टिविटी के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं अब? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कनेक्टिविटी की बात है तो कई गांव ऐसे हैं जो अभी फ्लाईओवर से जो है वो कट गए हैं।
कहीं ना कहीं जैसे कनेक्टिविटी अब कट गई है गांव वालों की, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें इससे सामने आ रही हैं। और बात अगर इस कनेक्टिविटी की करें तो सरकार जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो लगातार सरकार से अपनी बातों को रख रहे हैं कि उनको यहाँ पे गांव में कनेक्टिविटी दी जाए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई आश्वासन तो दिया है, लेकिन इस तरह का कोई प्रयास सरकार की तरफ से अभी नहीं हुआ है। अभी देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में कब तक सरकार इन लोगों की सुध लेती है और उनको यहाँ हाईवे से कनेक्टिविटी देती है। जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऋषिकेश से महेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि जो फुटकर विक्रेता हैं उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है इस फ्लाईओवर के बनने से, और सरकार भी इन फेरी वालों के प्रति कहीं ना कहीं उदासीन रवैया अपनाए हुए है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देहरादून से हरिद्वार के बीच चलने वाली ट्रेनें अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। इससे पहले तक देहरादून से हरिद्वार के बीच 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ऐसे में जहां पहले देहरादून से हरिद्वार जाने में 1 घंटा 20 मिनट लगता था, तो वहीं अब देहरादून जाने में 50 से 55 मिनट लगेंगे। बीते महीनों में देहरादून से हरिद्वार के बीच ट्रेन की पटरी में कुछ काम हुए हैं। इन सभी के बाद देहरादून से हरिद्वार के बीच ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने की व्यवस्था बनाई गई है। बता दें और अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विशाल। आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेनों की गति में बढ़ोतरी से जो यात्रियों को कितना और फायदा मिल सकेगा और कब से ये शुरू होगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेलवे प्रशासन की ओर से ये बड़ा जो डिसीजन है वो लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी तक देख रहे थे कि देहरादून से हरिद्वार तक जाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का सफ़र ट्रेनों में करना पड़ता था, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अब ट्रेनें चलेंगी, तो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अब वो जल्द से जल्द हरिद्वार में पहुँच सकेंगे, क्योंकि लगातार रेलवे प्रशासन इस तरह के जो डिसीजन है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। और रेलवे की जो स्पीड बढ़ाई गई है उससे अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ट्रेनें चलेंगी, अब इसका पूरा फायदा यात्रियों को मिलेगा। वो जल्द से जल्द जो सफर है वो कर सकेंगे, क्योंकि लगातार हमने देखा इस बीच हरिद्वार और देहरादून के बीच लगातार जो पटरियों पे काम है वो होता हुआ नजर आता रहा है और यार्डों का भी काम चलता हुआ नजर आता रहा है। तो जिस तरह से लगातार प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है, तो जिस तरह से कोरोना काल के बाद में ये बड़ा डिसीजन निकल करके सामने आया है कि जो ट्रेनें हैं वो अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को भी इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विशाल, कितनी बड़ी पहल के रूप में इस फैसले को देखा जा रहा है? बिल्कुल ये एक बड़ी पहल है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो रेलवे प्रशासन है या रेलवे के अधिकारी हैं या रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो भी लगातार इस तरह की दिशा निर्देश देते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि रेलवे को और सशक्त बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए। और इसी कड़ी में जिस तरह से आज से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ट्रेनें चलेंगी, तो वो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि जो यात्री हैं उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी और इससे जो लोग हैं वो अपनी जो आवाजाही है उसमें जो उनको फ़ायदा है वो पहुंचेगा। क्योंकि हरिद्वार तक पहुंचने में जिस तरह से मैंने बताया अभी कि 1 से 1.5 घंटा लगता था, लेकिन अब वो सफ़र जो है वो मात्र 50-55 मिनट का ही रह गया है, तो उससे बहुत फ़ायदा जो है वो यात्रियों को मिलेगा। जी, गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए काम करने वाली संस्था मातृ सदन के संत ने एक बार फिर से अनशन शुरू कर दिया है। मातृ सदन के ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद मंगलवार से अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद महाराज ने कहा कि गंगा स्वच्छता से जुड़े इस बार भी उनकी सरकार से प्रमुख 4 मांगे हैं, जिनमें गंगा सहित उसकी सहायक नदियों और प्रस्तावित सभी परियोजनाओं पर रोक, रायवाला से राय घाटी तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के गंगा एक्ट और गंगा परिषद का गठन किए जाने की मांग प्रमुख है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिख दिया है। बता दें कि ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने पूर्व में भी 194 दिन का अनशन किया था और केंद्र सरकार द्वारा मांगे पूरी करने के आश्वासन के बाद ही उन्होंने अनशन तोड़ा था। माने नहीं होता, हम सब आपकी बात को मानेंगे। हमने एमओए को कह दिया है कि खनन के लिए नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये वो सब कुछ लिखित में दे दिया। अब उसके बाद भी डैम को बंद किया, चल रहा था तभी तो ये आपदा आई।
आज यदि डैम नहीं चलता तो आपदा तो नहीं आती। और ये लोग कहीं से कुछ ले आता है, कहीं से कुछ ले आता है, और जब बात ऊपर के संज्ञान में जाती है तो दबता है। तो इस ढंग की ये कैसी चलेगी, इसलिए बैठे हैं। हमारा तो हम तप है, हम तो किसी को ये नहीं कहेंगे, हम अपने कठोर शब्दों में सत्य बात कहेंगे। ब्रह्मांड में हमें इसे कोई रोक नहीं सकता है, और इसलिए तप हमारा अधिकार है। हम तप करेंगे, और तब से तब तक तप के ताप से तब तक पिघलाएंगे जब तक या तो पिघले नहीं या पिघलने के बिन से पहले टूटे नहीं। आपदा जो है मानसून के समय में होता है, तो 2013 से भी बहुत बड़ा आपदा हो जाता है वो। तो स्वामी सानंद जी हो या निगमानंद जी हो, माधव हो, गंगा जी को बांध के खिलाफ जो बोल रहा है उसका एक सरकार के सामने प्रूफ आ गया, और सरकार को तो कुछ नहीं जा रहे हैं। गया वहाँ 200 लोग जो जिनका लाश अभी भी 100 लोगों से ज़्यादा लोग को नहीं मिला है, उन लोगों का परिवार का ये है नुकसान, तो उन लोगों को हुआ है। ये सरकार ऊपर बैठने वाले को कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार को ये कहना चाहिए अपना जो व्यक्तिगत जो स्वार्थ है, धन पे हो या कुछ पद पे हो, वो सब छोड़ के जो हकीकत है गंगा जी का जो प्राकृतिक जो प्रवाह है उसको रोका ना जाए, उसको आज़ाद किया जाए, और हरिद्वार में खनन को रोका जाए। इन मेन मांगों को लेके इस पर अनशन, जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक वो अनशन चलता रहेगा। अगर उसमें शरीर भी छूट जाएंगे तो दूसरे सन्यासी बैठेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने गन्ना बकाया भुगतान को लेकर रैली निकाल शुगर मिल के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। संघ ने ज्ञापन में जल्द ही गन्ना बकाया भुगतान की मांग की। किसानों का आरोप है कि शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने के 3 महीने बाद भी सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया, और ना ही समय पर किसानों का गन्ना लिया जा रहा है। साथ ही संघ ने किसानों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोग गन्ना समिति में एकत्रित हुए, वहाँ मीटिंग हुई, उसके बाद सभी साथी आज यहाँ सबने धरना प्रदर्शन किया, और अभी ईडी साहब के सामने सब अपनी मांग यही रख रहे हैं कि हर साल किसानों को समस्या से क्यों जूझना पड़ता है। यहाँ पर आज जो हम लोग आए हैं, इसमें यहाँ पर गन्ने की जो गाड़ी होती थी वो 200 तुलती थी पर डे, और जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती थी वो 60 तुलती थी। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ से पहले मेला प्रशासन ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। बता दें कि ऋषिकुल स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में मेला अधिकारी दीपक रावत ने वैक्सीन लगवाकर मेला प्रशासन में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मेला अधिकारी ने कहा कि मेले में लगे सभी कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मियों, ठेकेदारों समेत सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाने हैं। साथ ही मेलाधिकारी दीपक रावत ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में लगे डॉक्टरों और कर्मचारियों को बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। हमारी वर्तमान एसओपीज आई हैं, उसमें ये बहुत क्लियर कट है कि जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इसमें हमारे पुलिस की भी मैन पावर है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, और अन्य ऐसे भी जो हमारे कर्मचारी होंगे जो हो सकता है हम आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, उन सबको भी एक तरीके से वैक्सीनेट होना है। तो इसी क्रम में आज मैंने भी वैक्सीनेशन कराया है, और भी हमारे ऑफिस से लोगों ने कराया है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे तो हमने पोर्टल में इससे पहले एंट्रीज करने से पहले सभी की एक लिस्ट बनाई हुई है, जो भी छूट गए हों वो भी कृपा करके ज़रूर इसमें एंटर कर लें, ताकि कुंभ मेला शुरू होने से पहले सभी को सेकेंड डोज भी लग जाए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और चंपावत जिले से लगे नेपाल के कंचनपुर जिले में चतुर्थ शुक्ला फाटा पर्यटन महोत्सव का आगाज हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ नेपाल के वन मंत्री प्रेम ओले और मेयर सुरेंद्र बिष्ट ने किया। 7 दिवसीय पर्यटन महोत्सव के दौरान सभी कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा। पर्यटन महोत्सव के अवसर पर नेपाल की सांस्कृतिक झलक लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नेपाल की पूर्व संघीय सांसद नीरू पाल और विधायक महेश जोशी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। पर्यटन महोत्सव के कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने सुदूर पश्चिम प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं के विकास को लेकर संयुक्त प्रयास करने की बात कही। चौकी है ना, जहाँ पे नाका अभी बंद है, उसको खुलाने के लिए कल हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनके साथ भी हम सब बात करेंगे, और कैसा इसको सहज बनाएंगे, कैसा ये नाका 24 घंटा खुला रहेगा, इसके बारे में भी हम लोग उनसे बात करेंगे। यहाँ के मेयर लोग भी बात करेंगे, यहाँ का सांसद लोग भी बात करेंगे। उसके बाद में जो ये राष्ट्रीय निकुंज के अंदर जो भी समस्या है, इसको समाधान करने के लिए जो चाहे सिमसार क्षेत्र है, जहाँ तपाईका ताल तलिया है इसके अंदर,
और इसको संरक्षण करने के लिए, अच्छा रास्ता बनाने के लिए अथवा इसको पिच रोड बनाने के लिए जो भी बजट है हमारे मंत्रालय से हम फौरन जाके थप बजट हमने मांग किया है नेपाल सरकार से। जो बजट हमको प्राप्त हो जाएगा उसमें से अधिकतम बजट हम इसमें डाल के इसका पूर्वाधार पूरा करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी के प्रमुख आतिथ्य में हमने उद्घाटन किया था और नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 चल रहा था, लेकिन विश्वव्यापी महामारी जो कोरोना के बीच में हम गुजरे, जो बंदाबंदी की अवस्था में गए, लॉकडाउन का कारण से अभी जो सभी हमारे जो जीवन पद्धतियाँ थे वो अभी तक सहज नहीं हो पाई है। सीमा जो अभी तक भी बंद है, तुरंत ही हम सरकार को, नेपाल सरकार को सीमा जो बंद है इसको खुलने की बात आज भी की है और इस तरह से जब सीमा खुल जाएगा तो सहज जीवन की ओर हम चल रहे हैं। इस कारण हमने कहा कि कोरोना के बीच में अब काम होगा, कोरोना से डर के नहीं होगा। कोरोना उत्तराखंड के गंगोलीहाट तहसील के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम जड़तोला के चट्टा बगड़ में रामगंगा नदी का रुख बदलकर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में अवैध खनन रोकने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि खनन माफियाओं की ओर से दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही खनन को नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे बच्चों का कहना है कि हमारे बच्चे उस रास्ते से पेपर देने जाते हैं, तो हम लोग कैसे खनन करने से हमारे गांव वासियों को काफी समस्या का पालन करना पड़ रहा है, कई समस्या झेलनी पड़ रही है। हमारे बच्चे आगामी भविष्य में क्या इसी समय हमारे बच्चों का कहना है कि हमारे बच्चे उस रास्ते से पेपर देने जाते हैं, तो हम लोग कैसे एक तरफ से सरकार हमारे गाँव को बोलती है कि ये प्लान। फिलहाल यहाँ रुकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।